धजा कंप्यूटर सेंटर मुंगाना आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। 21 दिसंबर 2025 को RSCIT का मुख्य एग्ज़ाम होने जा रहा है। उसकी तैयारी के लिए हमने RSCIT की बुक का लेसन कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा में कंप्यूट, लैटिन भाषा में कंप्यूटर शब्द से हुई है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है, कंप्यूटर को हिंदी में हम बोलते हैं संगणक, परिकलन। अब एग्ज़ाम में यह पूछता है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है अपना 2 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट होता है कि इस दिन की शुरुआत 2 दिसंबर 2001 से हुई है। कंप्यूटर के जो मेन पार्ट है वो है चार में से कोई एक पार्ट नहीं हुआ तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। जैसे हम बात करते हैं CPU को हम कंप्यूटर का दिमाग भी बोल सकते हैं। इसके बाद होता है मॉनिटर, जैसे ये आपको पिक्चर्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। इसके बाद जस्ट नीचे आपको बटनों की बोर्ड दिख रहा है, बटनों वाला, इसे हम बोलते हैं कीबोर्ड, इसको हम बोलते हैं माउस। हमें कुछ डेटा कंप्यूटर के अंदर ऐड करना होता है तो हम कीबोर्ड के माध्यम से हम ऐड करते हैं। जो हमारा मॉनिटर होता है, जो हमारा डेटा होता है उसको रिजल्ट के रूप में हमें दिखाने का कार्य मॉनिटर करता है और इसका प्रोसेस CPU करता है। उस डेटा को हमें दिखाना और उस डेटा को ऐड करना, ये प्रोसेसिंग का काम CPU करता है। आइए हम जानते हैं कंप्यूटर के कितने प्रकार हैं। हम कंप्यूटर को आगे जाके हमने 3 भागों में बांट दिया गया है। वो है पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को हमने 3 भागों में बांटा, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है और डिजिटल कंप्यूटर कौन सा होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है। हमें यह ना पता होता है कि हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं वो एनालॉग है, डिजिटल है या हाइब्रिड है। आइए हम जानते हैं आगे कि एनालॉग कंप्यूटर कौन सा होता है। जैसे हम किसी के हाथ में घड़ी देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अंक जहाँ लिखे होते हैं वो वहीं होते हैं, लेकिन घड़ी के अंदर जो सुई होती है वो बताती है कभी 1 बजी है, 2 बजी है, 3 बजी है। अंदर सुई घूमती है, न कि अंक घूमते हैं। उस घड़ी को हम बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि वो भी तो लाइट से चल रहा है, वो भी एक कंप्यूटर है। उस घड़ी को हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर, जो हम अभी यूज़ करें, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, डिजिटल वॉच, ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर में आता है। अब हमें ये समझ में आ गया कि एनालॉग कंप्यूटर किसे बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर किसे बोलते हैं। लेकिन हम अभी हाइब्रिड कंप्यूटर कौन सा होता है ये देखेंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है कि जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों शामिल हो जाते हैं तो वो बन जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसे एग्जांपल के रूप में आपने जैसे R15, 220 बाइकों में आपने देखा होगा कि एक और एनालॉग कंप्यूटर होता है जो अंदर सुइयाँ होती हैं, और उसी के जस्ट पास में आप देखते हैं कि उसमें जो नंबर आते हैं जो डिजिटल के रूप में। अब उसमें क्या होता है कि दोनों आपको देखने को मिलते हैं, तो वो एक एग्जांपल के रूप में एक हाइब्रिड कंप्यूटर के रूप में हम देख सकते हैं। उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। उसमें एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर शामिल होंगे, वो हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हम आगे देखने वाले हैं कि डिजिटल कंप्यूटर को हमने आगे जाके फिर 4 भागों में बांट दिया गया, ये डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब यहाँ हम देखने वाले हैं कि सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा होता है, मिनी कंप्यूटर कौन सा होता है, माइक्रो कंप्यूटर कौन सा होता है। और इन हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हमें ये तो पता है कि हम डिजिटल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है। तो हम आगे देखते हैं कि हम जो यूज़ करते हैं वो कौन सा कंप्यूटर है और दूसरे कौन से कंप्यूटर है। आइए हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर
गया जिसका नाम CDSC 6700 था, जो फर्स्ट में आया था। सुपर कंप्यूटर को हम सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर में रखते हैं और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। आइए हम जानते हैं सुपर कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं। सुपर कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो मौसम की भविष्यवाणी करता है कि बरसात कितनी होने वाली है, कि तूफान कितनी तीव्र गति से आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कि भूकंप की जानकारी लेता है कि एक उस एरिया में कि हमें भूकंप आने वाला है, तो हम उस एरिया को पहले से ही हम खाली कर देते हैं कि हम दुर्घटना से वंचित रह सकें। तो ये काम करता है वो सुपर कंप्यूटर करता है। अब हम देखने वाले हैं कि अमेरिका के पास कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो अमेरिका के पास ये सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद जापान के पास कौन सा कंप्यूटर है, तो ये फिजिक्स के कंप्यूटर है। इसके बाद भारत के पास कौन सा कंप्यूटर है, वो है प्रेम सुपर कंप्यूटर। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारे भारत के पास कौन सा सुपर कंप्यूटर है, या फिर उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। आपको एक दूसरा सुपर कंप्यूटर बना के दे देगा, बनाया किसी भी नाम से, और पूछेगा कि इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ये होता है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट फिर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर काफ़ी महंगे होते हैं, और ये कंप्यूटर कहाँ यूज़ किया जाता है कि ये बड़ी मात्रा में डेटा को उपलब्ध और तेज़ गति से प्रोसेस करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस कमरे में कि इतना बड़ा विशाल कंप्यूटर होता है, जहाँ बैंक का डेटा, शिक्षण संस्थान का डेटा और कंपनियों का डेटा वो मेन फ्रेम कंप्यूटर में रखा जाता है। जैसे कि हमारे बैंकों का डेटा है, हमारे यहाँ जो ब्रांच चल रही हैं, ये जो ब्रांच हैं वो एक सर्वर से कनेक्ट है, और सर्वर कंप्यूटर है उसे हम मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। कि जो हमारा यहाँ का डेटा हम सर्वर पे अपलोड करते हैं, तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में जाके ऐड हो जाता है, और हमें आवश्यकता के अनुसार हमें प्राप्त करना है तो हम सर्वर से वापस ले सकते हैं। और वो बैंक, शिक्षण संस्थान, कंपनियों का डेटा ऐड करता है, तो उसे बोलते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर होता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर वो होता है कि मेन फ्रेम से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होता है, और ये छोटे व्यापारियों के पास होता है, जो एक शक्तिशाली के रूप में होता है। मिनी कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, लेकिन यह छोटे व्यापार के लिए कंपनियों वाले यूज़ करते हैं मिनी कंप्यूटर का। अब ये होता है कि जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कंप्यूटर कौन से हैं। माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, PDS, टैबलेट्स, स्मार्टफोन, ये हम माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार है सभी जो हम यूज़ करते हैं। सबसे छोटा कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर, इसे हम यूज़ करते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन से होते हैं, मिनी कंप्यूटर कौन से होता है, माइक्रो कंप्यूटर कौन से होते हैं। जो हम यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर, जो छोटी कंपनियों वाले यूज़ करते हैं वो मिनी कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़े बड़े बैंक, शिक्षण संस्थान, बड़ी बड़ी कंपनियां ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, ये मौसम की भविष्यवाणी करता है। और भूकंप की जानकारी लेता है, और हमें ये पता कि जैसे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला जैसे संसाधनों की खोज करने के लिए इसकी कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, सुपर कंप्यूटर। आइए अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लाभ कि हमें कंप्यूटर से क्या लाभ होता है। कंप्यूटर से ये लाभ होता है फर्स्ट में कि हम डेटा को स्पीड से सेंड कर सकते हैं,
जैसे हम कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और इतना स्पीड से पहुंच जाता है कि जैसे हम क्लिक करते हैं सामने वाले के पास डेटा पहुंच जाता है, कुछ ही सेकेंड लेता है और सेकेंड में पहुंच जाता है। फिर होता है शुद्धता। शुद्धता, कंप्यूटर में हम जो डेटा दर्ज करते हैं वो एकदम सटीक होगा तो उसका आंसर भी एकदम सटीक ही देगा कंप्यूटर। अब होता है कि कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है। कंप्यूटर गार्बेज इन गार्बेज आउट के सिद्धांत पर कार्य करता है शुद्धता के श्रेणी में। फिर नेक्स्ट होता है कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हाई स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे आपके पास फ़ोटो है या फिर वीडियो है तो आप कंप्यूटर पे अपलोड करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, तो आपके पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है वो हाई स्टोरेज की है, तो आप हाई स्टोरेज भी उसमें ऐड कर सकते हैं डेटा को। फिर होता है विविधता, कि आपको ये हो गया कि हमें पत्र लिखना है तब भी आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर होता है कि आपको संगीत सुनना है तो आप कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। आपको वीडियो देखना है या फिर आप अस्पताल में जाते हैं या फिर बैंक में जाते हैं तो कई प्रकार के कार्य हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। ये होती विविधता। फिर होता है परिश्रमशीलता। परिश्रमशीलता ये होती है कि कंप्यूटर कभी थकान महसूस नहीं करता। जैसे आप कंप्यूटर को ऑफिस में सुबह 9 से लगा के शाम की 6 बजे तक उसको ऑन रखना चाहते हैं तो इसके बीच में ऑन रहेगा। आपको ये होता है कि उसके बीच में होल्ड करना है तो आप करेंगे, न कि कंप्यूटर बोर होता है। ये होती है कंप्यूटर की परिश्रमशीलता। फिर होता है कंप्यूटर की कोई कंप्यूटर एक मूक मशीन है। मतलब मूक का होता है कि एक गूंगा है, ये बोल नहीं सकता है, खुद स्वयं कुछ नहीं करता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि ये एक लाइट से चलने वाला, जो कंप्यूटर लाइट से चलता है इनको हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जो भी संसाधन जैसे पंखा आ गया, लाइट का बल्ब आ गया, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। जो लाइट से चलते हैं उपकरण उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन बोलते हैं। तो हमारा कंप्यूटर भी एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। जैसे हमें ये हो गया कि हमें सॉन्ग सुनना है तो वो सॉन्ग सुनाएगा। हमें ये होता है कि चलिए आज गेम खेलते हैं तो गेम खेल सकते हैं हम कंप्यूटर से। हमें ये हो गया बैठे बैठे कि आज मूवी देखते हैं तो ये मूवी दिखाएगा। न कि कंप्यूटर खुद कभी निर्णय लेता है कि आज गाना चलाएं या फिर आज वीडियो चलाएं या फिर गेम खेलते हैं। अब होता है कि कंप्यूटर का आईक्यू नहीं होता। जब कोई फर्स्ट बार सुनता है कि कंप्यूटर का दिमाग नहीं होता है, बुद्धिमत्ता क्षमता नहीं होती है, तो उनको यूँ लगता है कि काम करता है तो उसमें बुद्धि क्यों नहीं होती है। बुद्धि इसलिए नहीं होती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कंप्यूटर खुद निर्णय नहीं लेता, इसलिए हम कंप्यूटर का बुद्धिमत्ता क्षमता 0 होता है या फिर नहीं होता है, ये हम बोलते हैं या फिर कहते हैं। आइए हम फिर देखते हैं हार्डवेयर किसे बोलते हैं, सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं। हार्डवेयर उसे बोलते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, जैसे हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, मेमोरी, उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा यही आपको याद रखनी है। इसके बाद होगा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हम आगे देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करते हैं और कैसे कार्य करते हैं सॉफ्टवेयर। आइए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर तो दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को रन करते हैं या फिर हमारे कंप्यूटर को चलाते हैं, उसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसे बोलते हैं हम
कि जो यूज़रकर्ता के लिए बनाए जाते हैं, जैसे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, ये हम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम को चलाने के लिए होते हैं। आइए हम देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसा होता है, कैसे होते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं हम, और ये कार्य कैसे करते हैं। अब आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पहले उपयोगकर्ता से सूचना का आदान प्रदान करता है, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है। अब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? वो होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों के बीच एक प्रबंधक होता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए डेटा को लाना, ले जाना, ये कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर हम नहीं चला सकते, क्योंकि हमारा डेटा मेमोरी में सेव होता है और हम कोई निर्देश देते हैं। मान लीजिए आपको एक गाना सुनना है, तो वो गाना कहाँ सेव है? मेमोरी में। तो हम माउस या कीबोर्ड के माध्यम से कि हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को कि हमें सॉन्ग सुनना है, तो वो डेटा जो हमारा निर्देश है वो ले जाने का काम कौन करता है? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। वो जो हमारा निर्देश सीपीयू को देता है, जो मेमोरी को, कि वो हमें गाना वापस सुनाता है, तो वो वापस गाना मेमोरी से स्पीकर में हमें सुनाई देता है। जो प्रोसेस हो रहा है इनके बीच में, तो वो कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा जो निर्देश देते हैं, जो हम डेटा वापस आदान प्रदान करते हैं, वो नहीं होगा, तो ये नहीं चलेगा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना। अब होता है यूटिलिटीज़। अब यूटिलिटीज़ क्या होता है? यह आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन आज समझ लेते हैं कि यूटिलिटीज़ किसे कहते हैं। आपने सुना है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि यूटिलिटीज़ इसको बोलते हैं। आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं, अब काम करते करते ये हो गया कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया। आपने कभी सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस आ गए, तो कंप्यूटर हमारा हैंग हो रहा है और हमें काम करने में दिक्कत हो रही है। तो जो वायरस आते हैं उनको हमें हटाने के लिए हमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे कंप्यूटर में एंटीवायरस है, जो हमने ले रखा है कि हमें वायरस हटाने के लिए, तो वो जो एंटीवायरस है वो उसे हम बोलते हैं यूटिलिटीज़। जैसे सिस्टम यूटिलिटीज़ कि अवांछनीय फाइल को हटाने के लिए, न कि जो हमारा जो डेटा मैन है उसको हटाने के लिए। जो यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर हम लेते हैं वो होता है कि हमें जो अंदर वायरस आ रहे हैं हमारे कंप्यूटर में, उनको हटाने के लिए हम सिस्टम यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर लेते हैं। जैसे एंटीवायरस, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग ये यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें परचेज करना होता है और इसके बाद हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में वो डालना होता है, तो हम वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। हमारा डिवाइस। अब होता है कि डिवाइस ड्राइवर। अब डिवाइस ड्राइवर जैसे हम बोलते हैं कि कोई बस का ड्राइवर, आपने सुना ही होगा, वो देखा भी होगा कि वो क्या कर रहा है, एक बस को चला रहा है। इसी तरह से हमारा डिवाइस ड्राइवर, कि हमें डिवाइस ड्राइवर उसे बोलते हैं जो हमारे डिवाइस को चला रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है, 4 भाग हैं, आप कंप्यूटर मस्त चला रहे हैं। लेकिन आपको क्या हुआ कि आपको प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर ले आए। अब प्रिंटर के साथ में आप कभी भी प्रिंटर लेने जाते हैं तो उसके साथ में एक सीडी आती है। अब सीडी क्यों दी जाती है? कि उस प्रिंटर का एक डिवाइस ड्राइवर होता है उस सीडी में। आपको पहले वो सीडी से आपके कंप्यूटर में वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। इसके के बाद में आप प्रिंट कंप्यूटर से जो कंप्यूटर में पीडीएफ है या फिर आपका जो डेटा है उसको आप प्रिंटर से कॉपी करना चाहते हैं या प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपको पहले डिवाइस ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद में ही आप प्रिंट निकाल सकते हैं, अन्यथा आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। नया प्रिंटर होगा तो आपका उस प्रिंटर का डिवाइस ड्राइवर आपके कंप्यूटर में होना आवश्यक है, तभी जाके वो ड्राइवर अपने
प्रिंटर को चलाएगा और प्रिंट करेगा। ये होता है डिवाइस डायग्राम। हमने अभी देखा वो थे सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो उपयोगकर्ता यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आइए हम देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। जैसे कि आपको कोई डॉक्यूमेंट संबंधित काम करना है तो आपके लिए वर्ड बना हुआ है। कोई आपको शीट बनानी है तो MS एक्सेल, जो एक्सेल का यूज़ करते हैं। आपको ऐसा होता है कि फ़ोटो बनाना है तो आप फ़ोटो एडोब रीडर यूज़ करते हैं। वो किसके लिए, जैसे आपको फ़ोटो बनाना है, फ़ोटो के लिए, यूज़र के लिए फ़ोटोशॉप बना हुआ है। आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए वर्ड बनाया गया है। ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको स्प्रेडशीट बनानी है तो पावर पॉइंट का यूज करेंगे। आप कहीं दूसरे विभाग या क्षेत्र में जाके देखेंगे, व्यापार के क्षेत्र में अलग एप्लीकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में अलग एप्लीकेशन, शिक्षा के विज्ञान के क्षेत्र में अलग एप्लीकेशंस, बैंकिंग में अलग और इंडस्ट्रीज में अलग एप्लीकेशंस मिलेंगे। अब जो हम देख रहे हैं वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड पैड, नोट पैड, ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। लेकिन हम आगे जो देखने वाले हैं वो होता है वेब ब्राउज़र के नाम। जो आप देखते हैं, हमारा लोकप्रिय ब्राउज़र है वो गूगल। आप फ़ोन में देखते हैं या कंप्यूटर में, लैपटॉप में आप देखते हैं अधिकतर, वो होता है हमारा गूगल क्रोम। लेकिन मान लीजिए आप गूगल क्रोम यूज़ नहीं कर रहे हैं और आपको नेट चलाना है या फिर कोई ऐसा कार्य है जो आप गूगल क्रोम में नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरे ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख पा रहे हैं हम इंटरनेट एक्सप्लोर, ये भी एक हमारा एक ब्राउज़र है। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी हमारा एक ब्राउज़र है। गूगल क्रोम, सफारी, ये सभी ब्राउज़र है। आइए हम देखते हैं अभी हार्डवेयर पहले मैंने बता चुका हूँ कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर बोलता है। जैसे हमें यहाँ क्या हुआ है कि हार्डवेयर के प्रकार दिए हुए हैं कि इनपुट डिवाइस में हार्डवेयर कौन से आते हैं, प्रोसेसिंग में कौन से आते हैं, आउटपुट में कौन से आते हैं, स्टोरेज में कौन से आते हैं। बाकी ये सभी एक हार्डवेयर डिवाइस है। हम आगे देखने वाले हैं कि इनपुट का अर्थ क्या होता है, प्रोसेसिंग का क्या होता है, आउटपुट का क्या होता है, स्टोरेज का क्या होता है। स्टोरेज जो हम डेटा अंदर रखते हैं, मेमोरी, उसे हम, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी होती है हार्ड डिस्क, SD, इसे हम बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस जो हमें डेटा देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। प्रोसेसिंग जो डेटा लेते भी हैं और देते भी हैं, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस जो डिवाइस जो देता है, कि जैसे हम कीबोर्ड से बटन लगा रहे हैं तो जो हम निर्देश दे रहे हैं, जो हम डेटा दर्ज कर रहे हैं, वो अंदर ऐड हो रहा है। मतलब कि एक इनपुट है कि डेटा इनपुट हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब फिर होता है नेक्स्ट, घरों में कंप्यूटर का उपयोग। जैसे हम देखते हैं होमवर्क को स्कूल चिल्ड्रन कि हम कंप्यूटर से होमवर्क भी कर सकते हैं। इसके बाद घर बैठे अब हम घर पे क्या करते हैं, नेक्स्ट होता है फिर मनोरंजन, कि हम कुछ काम कर रहे हैं, हम बोर हो गए, बोर होने के बाद हमें ये होता है चलिए 5 मिनट हम गेम खेलते हैं, मनोरंजन। फिर होता है नहीं हमें एक मूवी देखनी है तो हम एक मूवी देखते हैं, या फिर हम सॉन्ग सुनते हैं, ये होता है मनोरंजन। या फिर सॉन्ग सुनना, वीडियो सुनना, फिल्म देखना, ये सब घर बैठे मनोरंजन के रूप में कर सकते हैं। फिर होता है सामाजिक मीडिया, आजकल प्रचलन ज़्यादा है इसका। हम देखते हैं सोशल मीडिया का, जैसे हम फेसबुक चला रहे हैं, वो क्या है, एक सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, हम ये चला रहे हैं, इसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया। अब होता है ज्ञान, कि मान लीजिए अपन घर बैठे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो ये किस माध्यम से ले रहे हैं, कंप्यूटर से। तो ये होता है हमारे घर में कंप्यूटर का उपयोग। फिर होता है नेक्स्ट कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे स्मार्ट क्लास, हम आजकल देख ही रहे हैं कि हमें जल्दी याद रखने के लिए विद्यालय में स्मार्ट क्लास लगाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है ऑनलाइन शिक्षा, कि हम ऑनलाइन शिक्षा, कोई जयपुर पढ़ा रहा है
तो हम ऑनलाइन के माध्यम से हम यहाँ भी पढ़ सकते हैं। फिर होता है डिजिटल लाइब्रेरी। आपके पास बुक नहीं है तो आप लैपटॉप, स्मार्टफोन या कंप्यूटर से बुक देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ई बुक। आइए हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? विंडोज 7, नोटपैड, पेज मेकर, फोटोशॉप। नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम देना जाते हैं या देते हैं तो वहाँ क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, उसको समझिए। यहाँ देखिए गलती कहाँ हो जाती है हमारी कि निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हम यहीं तक पढ़ते हैं ना कि पीछे तक। इसमें क्या दे रखा नहीं है, लेकिन हमारी नज़र पहले कहाँ जाती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम जैसे ही नोटपैड पे नज़र आएगी हम कहते हैं हाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नोटपैड है। फोटोशॉप पे जाएगी हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फोटोशॉप है। तो हम उसको राइट कर देते हैं। फिर इसके बाद में हम उस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर हमें पता चलता है कि विंडोज़ 7 नहीं है। तो इसलिए हमें पहले क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद फिर आपको आंसर देना है उसका। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है? वो मैंने अभी बताया था कि आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक आंसर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे वो शॉर्ट में भी दे सकता है, OS भी कर सकता है इंग्लिश में। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाना है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है। फिर होता है एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। जो डेटा हमें देते हैं या बाहर लाते हैं उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। जैसे स्कैनर क्या करता है कि हम किसी फ़ोटो या हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो हम स्कैन करते हैं तो वो डेटा अंदर ले जा रहा है। टेप, इसके बाद होता है सॉफ्टवेयर, ये सभी इनपुट डिवाइस है। लेकिन प्लॉटर एक प्रिंटर है कि जो हम हार्ड कॉपी लेके जाते हैं तो डबल होता है, मतलब कि वो बाहर आ रहा है। तो ये एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर एक प्रिंटर है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? हमने देखा था अभी कि स्पीड कंप्यूटर में होती है, परिश्रमशीलता होती है, फिर होता है शुद्धता होती है, लेकिन यहाँ बुद्धिमत्ता का अभाव होता है कि वो खुद कार्य नहीं कर सकता, उसमें बुद्धि नहीं होती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा बुद्धिमत्ता का अभाव। निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विंडोज 7, नोटपैड, पेज मेकर, फोटोशॉप। यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज 7। आइए फिर देखते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं। इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से सुने, सही गलत है। क्या मेन फ्रेम कंप्यूटर महंगे होते हैं या सस्ते होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते नहीं होते, महंगे होते हैं। कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? जैसे हमने देखा था सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, नोटबुक है, लेकिन मैक्स फ्रेम ये कंप्यूटर नहीं है वर्गीकरण में। तो हमारा आंसर आएगा मैक्स फ्रेम। फिर होता सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है हमारा सुपर कंप्यूटर। धन्यवाद।